बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। माफ़िया मांग ली गई हैं, माफ़िया दे दी गई हैं। ये माफ़िया किसको मिली हैं और क्या ये माफ़िया किसी बड़ी डील का हिस्सा हैं और क्या पीटीआई के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं? ये बड़े अहम सवालात हैं, लेकिन इनके साथ साथ एक और बड़ा जनरल फंस गया है। वो बड़ा जनरल कौन है और क्यों फंस गया है और कहाँ फंस गया है? और ये सारी बातें लिंक्ड है 9 मई के साथ बेसिकली, और असल में पीटीआई के साथ। तो जनाब, कहानी आज की ये है कि 19 लोगों की माफ़ी की दरख्वास्तें कबूल हो गई हैं। पहले नंबर पर तो ये कि इन सब लोगों ने, जिन्हें मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ हुई, 85 लोग, उन सब ने रहम की अपीलें की हैं, माफ़ी की दरख्वास्तें दी हैं आर्मी चीफ़ को, और उनमें से 19 लोगों की माफ़ी की दरख्वास्त कबूल कर ली गई है, यानी उन्हें माफ़ी मिल गई है। अच्छा, इस पर मुझे तो ज़ाहिर एतराज़ वाली बात ही नहीं बनती, ना इस पर कोई ऐसा है कि लेकिन एक इशू बहरहाल है कि वो लोग, वो जो डट के खड़े थे और जिनका स्टांस या बयानिया ही फ़ौज के ख़िलाफ़ है, और जो फ़ौज के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उस पार्टी के लोगों को फ़ौज ने माफ़ी दे दी है। अच्छा, इसमें अब इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि फ़ौज की तरफ से बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है कि आपके प्रोपेगेंडा के बावजूद, आपके फ़ौजी तनसीबात पर अटैक्स के बावजूद, आपके फ़ौजी अफसरान और सीनियर्स जो हैं उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी के बावजूद फ़ौज ने माफ़ी दे दी। मतलब दरख्वास्त आई है, उन्होंने अपनी कार्रवाई पूरी की और माफ़ी दे दी है उनको, 19 लोगों को। 19 लोग वो हैं जिनकी तकरीबन 2 साल की सज़ाएँ थी। अच्छा, 2 साल की सज़ा का मतलब है 4, 5, 6 माह मैक्सिमम उनके बाकी थे, तो उन्होंने उन सबको माफ़ी दे दी। जो इससे ज़्यादा सज़ाओं वाले हैं, बाकी 67 लोग जो हैं, उनको कोर्ट ऑफ अपील में डाल दिया। तो अब वो उनका एक प्रोसीजर होगा पूरा, उसके ज़रिए उसको देख लिया जाएगा, और अगर उसमें भी कुछ लोगों की गुंजाइश हुई तो मुमकिन है उनको भी माफ़ी मिल जाए। माफ़ियों का ये सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन ये अभी नया नहीं है। इससे पहले भी 20 लोगों को अप्रैल लास्ट ईयर 2024 में, जो भी गुज़श्ता अप्रैल गुज़रा है, उसमें भी 20 लोगों को माफ़ी मिल गई थी। माफ़ी इस तरह से मिल गई थी कि, या यूँ कहें कि आज़ादी मिल गई थी, चूँकि वो कैद थे और सुप्रीम कोर्ट में केस था, उसको प्रोसीडिंग की इजाज़त नहीं थी, या फ़ैसलों की अनाउंसमेंट की इजाज़त नहीं थी, फ़ैसले करने की इजाज़त नहीं थी अभी। तो एक ऑप्शन ये दी गई थी कि वो लोग जो बेगुनाह हैं या जिनको छोड़ा जा सकता है, उनको छोड़ दिया जाए। तो उस सिलसिले में 20 लोगों को आज़ादी मिल गई थी। 19 अब हो गए, 39 लोग ये हो गए, बाकी जो 85 बचे थे, 85 में से 19 के बाद जो बाकी बचे हैं, उनके अब कोर्ट ऑफ अपील में चले गए हैं। अच्छा, इसको लिंक किया जा रहा है कि क्या कोई आम माफ़ी टाइप कोई डील का मामला चल रहा है। उसकी अहम वजह यह है कि आज से मुज़ाकरात शुरू होने हैं। अच्छा, मुज़ाकरात वाले दिन इन लोगों की रिहाई, अगर पॉलिटिकली जो पीटीआई का स्टांस लगता है, उससे तो ये लगता है कि ये एक गुडविल जेस्चर है, उनको दिया गया कि ठीक है आप टेबल पर बैठें, हमने आपके लोगों को माफ़ी भी दे दी। लेकिन जो ज़राए बता रहे हैं फ़ौज की तरफ से, वो ये है कि इस किस्म की माफ़ियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक रूटीन प्रोसीजर था। जब आर्मी चीफ़ के पास दरख्वास्तें आई हैं, रहम की अपीलें आई हैं, तो वो उसमें से कबूल कर ली गई हैं, और जिन लोगों को फ़ौरी रिलीफ़ दिया जा सकता था उनको फ़ौरी दे दिया, और बाकियों को भी कंसिडर कर रहे हैं। मतलब उनके मुताबिक, या वहाँ के सोर्सेज़ के मुताबिक, फ़ौज का ख़्याल ये है कि हमारा कोई ऐसा रिजिड वो नहीं है कि हमने लाज़मी सज़ा देनी है। अगर उसमें गुंजाइश है कानून में और एविडेंस के मुताबिक या सिस्टम के मुताबिक अगर कोई गुंजाइश निकलती है, तो वो रिलीफ़ मिल जाएगा। दूसरी तरफ साथ ही वो बार-बार आता है कि 9 मई वालों को माफ़ी नहीं मिलनी है। अच्छा, थे तो ये भी 9 मई वाले ना, चाहे ये कम सज़ा वाले थे तो 9 मई वाले। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रिलीफ़ की गुंजाइश सबके लिए मौजूद होगी। हाँ, मास्टरमाइंड्स के लिए, और जो बड़े लोग हैं जिन्होंने असल में फ़साद बर्पा किया या जिन्होंने उकसाया लोगों को, नफ़रत फैलाने की कोशिश की, क्या उनको भी माफ़ी मिलेगी? आज से शुरू होने वाले मुज़ाकरात, पीटीआई का तो कहना ये है कि अब हम जो मुतालबात हैं उनसे पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमती साइड का कहना ये है कि उनके मुतालबात बहुत ज़्यादा हैं। ज़ाहिर है तमाम लोगों की रिहाई, कैदियों की रिहाई, असल में तो बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई, और सीनियर मोस्ट जजेस से जुडिशल इंक्वायरी। अब जजेस के हवाले से भी जो रिजर्वेशंस हैं हुकूमत की, वो अपनी जगह किसी हद तक दुरुस्त भी हैं, क्योंकि जो पिछले कुछ अरसे से हुए जा रहा है आला अदालतों में, ख़ास तौर पर वो जो ख़त डिप्लोमेसी या ख़त सियासत जो है, वो ख़त सियासत या सियासत का ख़त जो है, वो एक बड़ा
नया पहलू है जिसकी वजह से मेरा ख्याल है बहुत सी जगहों पर रिजर्वेशंस होंगी। तो पीटीआई की मर्ज़ी के मुताबिक तो बहुत कुछ चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन मुज़ाकरात शुरू बहरहाल होने चाहिए और उन मुज़ाकरात में इश्यूज़ पर बात हो सकती है, निज़ाम इंसाफ़ को बेहतर करने की बात हो सकती है, अदालती निज़ाम में जहाँ मज़ीद बेहतरी आ सकती है उस पे बात हो सकती है। लेकिन पीटीआई अगर ये चाहे कि सब कुछ लपेट के मलिया मेट करके 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक करके और पीटीआई की मर्ज़ी से उनकी ख्वाहिश के मुताबिक तैनातियाँ कर दी जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। और उनके जितने सीनियर लोग हैं इमरान खान साहब समेत, असल में तो उन्हें इमरान खान साहब का ही मसला है कि इमरान खान साहब और उनके बाकी साथियों को वहाँ से निकाल के घर भिजवा दिया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। हाँ, जो तज्ज़िये हो रहे हैं या जो सोर्सेस से ख़बरें हैं वो इसी हद तक हैं कि कोई डील होने की सूरत में इमरान खान साहब की जो सज़ाएँ होंगी मतवक्को सज़ाएँ जो हैं मुस्तक़बिल करीब में, मसलन 6 जनवरी को 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला सुनाया जाना है जो महफूज कर लिया गया। उस हवाले से बड़े सीनियर जो कानून के हवाले से लोग हैं, कानून जानने वाले और उस केस को बहुत अच्छी तरह से समझने वाले, क्लोजली देखने वाले, उन लोगों के से जब बात हुई कुछ अर्सा पहले तक, तो उनका ख्याल ये था कि ये सज़ा तो पूरी ही बनती है। इतना क्लियर कट केस है कि इसमें पूरी सज़ा बन जाती है। और जहाँ तक प्रेशर की बात है तो वो भी बस इतना ही है कि जो सज़ा बनती है वो दे दे। लेकिन ज़ाहिर है कुछ लोगों का दिल ही नहीं चाहता इमरान खान साहब के लिए, तो जिनके दिल धड़कते हैं वो हमने तो अदालतों में देखा है, वो गुड टू सी यू से शुरू होकर और बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं। मतलब अदालत में बताया गया कि वो हो सकता है उन तक हमारे अहकामात ना पहुँचे हों, मतलब अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है और अदालत खुद वकालत कर रही थी कि हो सकता है इमरान खान साहब तक उन तक हमारे अहकामात ही ना पहुँचे, इसलिए उन्होंने खिलाफ वर्जी कर दी। तो ये सारा कुछ हम देख चुके हैं। लेकिन वो सज़ा या कोई भी दीगर सज़ाएँ जो होंगी उनके लिए इमरान खान साहब को बनी गाला को, उनके घर को, मतलब लाहौर हो या बनी गाला, मोस्ट प्रोबेबली बनी गाला हो, उसको सब जेल करार दे के उन्हें वहाँ पर मुंतकिल कर दिया जाए और वो सियासत से दूर रहते हुए एक मखसूस वक्त तक वो टाइम गुजारेंगे और इलेक्शन के करीब दोबारा वो अपनी सियासी सरगर्मियों में शामिल हो जाएं। लेकिन हनूज़ दिल्ली दूर अस्त, क्योंकि दोनों साइड से अभी बहुत सारे इश्यूज़ बाकी है। हुकूमती साइड से तो अभी ये फ़ैसला होना है कि कौन लोग किस लेवल पर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। अगरचे बार बार ये अनाउंस होता है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन इतना भी आसान काम नहीं है। भाई हुकूमत क्यों चाहेगी कि इमरान खान दोबारा सड़कों पर हो और उनके लिए परेशानी का बाइस बने। और इमरान खान साहब की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मैं बाहर भी हूँ और सब कुछ मेरे हाथ में ही हो। वो है ना, गलियाँ सूंजियाँ तो मिर्ज़ा यार दौड़ता फिरे वो उसमें दौड़ता तो नहीं, मतलब वही है ना उसका, तो वो अकेले ही वहाँ फिरना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसमें इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या होगा, उनकी किस्मत या मुकद्दर क्या बनेगा, ख़ास तौर पर जो 9 मई के हवाले से एक शिकंजा उनके गिर्द मौजूद है और वो किसी भी वक्त कसा जा सकता है, जिसमें फैज़ हमीद बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे। फैज़ हमीद के हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें आती रहीं। कभी आता है कि वो सुल्तानी गवाह बन जाएंगे और ताज़ा तरीन तो ख़बर और ही है, वो ये है कि जो फैज़ हमीद की वजह से जनाब बाजवा उस केस में फंसते जा रहे हैं। जाहिद गिशकोरी साहब जो जर्नलिस्ट हैं सीनियर, उन्होंने अपने वीलॉग में इस चीज़ का जिक्र किया कि वो जनाब बाजवा अब नज़रबंद है तकरीबन, मतलब उसका नक्शा जो उन्होंने खींचा है, जैसे बताया, उसका मतलब ये कि नज़रबंद है। अच्छा, ये अजीब सी बात इसलिए है कि उनकी ये नज़रबंदी या उनकी नक्लो हरकत को महदूद करने वाला जो फ़ैसला है या अमल है, ये कोई नया नहीं है। ये काफ़ी देर से इसी पोजीशन में है और इस पोजीशन में उनके साथ पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। बल्कि एक वाक़या बड़ा मशहूर हुआ था, वो डी वॉटसन गए, लेकिन आखिर एक ऑफिसर ने उन्हें रोक लिया, गाड़ी से ही नहीं निकलने दिया और वापस भिजवा दिया कि सर सॉरी, आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, तो अब घर रहें, जो चीज़ चाहिए आपको वहाँ मिल जाएगी। तो ये बड़ा पुराना उनका चला आ रहा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें बाजवा साहब को फैज़ की वजह से, इस नए केस की वजह से फिर दोबारा से कुछ पाबंदियों का सामना है। कुछ यार दोस्तों का तो ख्याल है कि बाजवा के बगैर ये केस मुकम्मल नहीं होगा। ख्याल मेरा भी यही है कि अगर इन तमाम मसाइल को हल करना है और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है जो फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ है, तो फिर बाजवा साहब समेत जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, सबका
ट्रायल होना चाहिए, सबको इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। लेकिन मारूजी हालात और ग्राउंड रियलिटीज़ को भी समझना चाहिए। उसके मुताबिक लगता नहीं है कि जय बाजवा को कोई भी इस किस्म के कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े। हाँ, ये जो खबर आ रही है कि उनके फैज़ के वकील कह रहे हैं कि उनका बयान रिकॉर्ड किया जाए, तो ये एक बड़ी खबर होगी अगर, या एक बड़ा वाक़या होगा अगर इस तरह से हो जाता है। लेकिन फिर वो कहते हैं ना, फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अगर ये उनका बयान रिकॉर्ड करना या इस तरह से बात शुरू हो गई तो फिर वो बाजवा अकेले नहीं रहेंगे और ये केस जो है आइसोलेशन में नहीं रहेगा। इससे कबल हम जनरल मुशर्रफ का हशर देख चुके हैं, अगरचे उन्हें बचा लिया गया था वक्ती तौर पर और वो पाकिस्तान से चले गए, लेकिन उसके बाद फिर वो तमाम तर ख्वाहिश के बावजूद और बल्कि बहुत से लोगों की ख्वाहिश के बावजूद पाकिस्तान नहीं आ सके। ये सारा कुछ हमारे सामने हुआ है और वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान नहीं आ सके। और उनके ख़िलाफ़ जो केस था, फिर अदालत ने भी उसको बरकरार रखा, उन फैसलों को, उनके ख़िलाफ़ जो सज़ाओं के थे, अगरचे उन्होंने वक्ती तौर पे कर दिया था। तो उसके बाद जनरल मुशर्रफ के बाद अगर जनरल बाजवा का भी ट्रायल हो जाता है किसी भी सूरत में, किसी छोटे इशू पर, कहीं स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग के लेवल पे, कहीं अदालतों में पेशी पर, कहीं बयानात देने पर, और तो ये एक बड़ी तब्दीली हो जाएगी, एक बड़ी तब्दीली। मुशर्रफ के बाद जनरल बाजवा का फंसना एक बहुत बड़ी खबर होगी हमारे लिए। अच्छा, चीज़ें इसी तरह ठीक होनी है, एवोल्यूशन का प्रोसेस जो है, और वक्त के साथ साथ चीज़ें कि तमाम लोग अकाउंटेबल होना चाहिए। वो जनरल बाजवा हो, अगर नवाज शरीफ अकाउंटेबल हो सकते हैं, वो जेलों में जा सकते हैं, वो अदालतों में पेश हो सकते हैं, वो सज़ाएँ काट सकते हैं, अगर आसिफ ज़रदारी अकाउंटेबल हो सकते हैं, अगर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अकाउंटेबल रही हैं, अगर शहबाज शरीफ अकाउंटेबल हैं, मतलब जितने सियासी रहनुमा हैं जो हुकूमतों में रहे हैं या हुकूमतों में आते हैं, इमरान खान अकाउंटेबल है, वो आज जेल में है, मुकदमात को फेस कर रहे हैं, अगर ये सब लोग अकाउंटेबल हैं तो बाकी लोग भी अकाउंटेबल होने चाहिए। फिर वो जनरल बाजवा हों, वो जनरल राहिल शरीफ हों, वो जनरल कियानी हों, वो जनरल फैज़ हमीद हों, वो शुजा पाशा हों, या वो ज़हीरुल इस्लाम हों, इन सब का एहतसाब ज़रूरी है। और ये सब का एहतसाब जो है हमें एक मुस्तहकम सियासी निज़ाम देगा। हमारी सियासी निज़ाम का इस्तेहकाम इसी में है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के पास ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिस तरह हम अकाउंटेबल हैं, इसी तरह बाकी सब लोग भी अकाउंटेबल हैं। और वो फिर पॉलिटिकल गेम्स खेल कर, चीज़ें मैनूवर करके, ऊपर नीचे करके, हुकूमतों की छुट्टी करा के, ये सब लोगों को खुली छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। और वो किसी भी चीज़ पे नहीं होनी चाहिए, वो चाहे मुजाहिरे कराने वाले हों, वो 2014 वाले हों या 2024 वाले हों, इन सब को पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर, मेरे और आपके मुस्तकबिल की खातिर हमें हर एक को अकाउंटेबल बनाना होगा और अकाउंटेबल होना होगा। शुक्रिया।